डिप्लोमा के सभी बच्चों का डिप्लोमा ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। पिछली क्लासों में हम लोग परमाणु संरचना को पढ़ रहे थे और ये परमाणु संरचना का जो है आज आखिरी लेक्चर होगा और इस लेक्चर में जो है जितनी भी छोटी मोटी चीज़ें बची रह गई हैं उन सभी को हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करने वाले हैं। तो कुल मिला के 10 लेक्चर का आपका फर्स्ट लेसन है और ये आप इसमें यहाँ पे आखिरी टॉपिक को देख सकते हैं। इम्पॉर्टेंट टॉपिक है लास्ट वाला भी। और कभी कभी एग्जामिनेशन में केवल क्या करता है, केवल पूछता है कि भाई अगर ये पार्टिकल है तो इस पार्टिकल को डिस्कवर करने वाला कौन है, ऐसा। या कहता है कि अगर पार्टिकल है तो इसके ऊपर आवेश कितना पाया जाएगा। तो इसके रिकॉर्डिंग जो है हम यहाँ पर देखने जा रहे हैं। तो हमने यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, आप आसानी से देख सकते हैं। अगर इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है तो इसको हम इन 3 तरीकों से दिखा सकते हैं, ऐसे। या तो हम इसे E से डिनोट करते हैं, या -1E0 से डिनोट करते हैं, या E पे एक नेगेटिव चार्ज लगा करके डिनोट कर सकते हैं। अगर टोटल देखा जाए इलेक्ट्रॉन पर, तो इलेक्ट्रॉन पर एक ऋणावेश होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। इसीलिए जब यहाँ पे हम सिंबल भी लिखते हैं तो देखिए E नेगेटिव से ऐसे प्रदर्शित किया जा सकता है। और अगर इसके डिस्कवरर को देखा जाए तो इसके जो डिस्कवरर हैं, इसको जो खोज करता है, उनका नाम है जे टॉमसन। इसी तरीके से अगर प्रोटॉन की बात की जा रही है तो प्रोटॉन को हम ऐसे 2 तरीके से दिखा सकते हैं, यूं। या तो आप इसे P लिख सकते हैं या 1p1 के द्वारा दिखा सकते हैं। आवेश की बात की जाए तो आवेश हमेशा एक धनावेश होगा, ऐसा। तो +1 पॉजिटिव चार्ज होगा। और अगर इसके डिस्कवरर की बात की जाए तो रदरफोर्ड क्या है, इसके डिस्कवरर हैं, खोज करता है। अगर न्यूट्रॉन की बात की जाए तो न्यूट्रॉन को हम दिखा सकते हैं N से दिखा सकते हैं या 0N1 से दिखा सकते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट देखिए, यहाँ पे मैं यहाँ पे राउंड अप कर रहा हूं, ये नाम भी इंपॉर्टेंट है। 0N1 न्यूट्रॉन को प्रदर्शित कैसे किया जाता है, तो ये 0N1 से प्रदर्शित करते हैं। अगर हम चार्ज की बात करें तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पाया जाता है, न्यूट्रल है, ना पॉजिटिव चार्ज है ना नेगेटिव चार्ज है। अगर हम इसके खोजकर्ता की बात करें तो जो खोज करने वाला साइंटिस्ट हैं उनका नाम है जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक साइंटिस्ट का नाम है। तो आप इसकी सहायता से जो है कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एग्जामिनेशंस में, जिनको आप आसानी से कर सकते हैं। तो आप इसे कहीं पे नोट कर लें, ऐसे 4 कॉलम बना करके। और जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको मैंने राउंड अप किया हुआ है, जैसे इलेक्ट्रॉन्स का ऋणावेश पाया जाता है, खोज करता जे टॉमसन। प्रोटॉन को प्रदर्शित करते हैं 1p1 से, धनावेश है, रदरफोर्ड इसके डिस्कवरर हैं। न्यूट्रॉन 0N1 से उदासीन है, किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं है। और इसके खोजकर्ता जो हैं वो कौन है, जेम्स चैडविक। तो ये बातें क्या है, ये बातें पार्टिकल के ऊपर हैं कि पार्टिकल्स को हम किस तरीके से यहाँ पे किस तरीके से प्रदर्शित करते हैं, कितना आवेश पाया जाता है और इसके खोजकर्ता का क्या नाम है। तो कहीं पर भी इसे आप अच्छे से नोट कर सकते हैं और जब एग्जामिनेशन टाइम है तो आप इसे उस पर वहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। ये एक छोटा सा टॉपिक था। इसके अलावा भी हमारे पास कुछ टॉपिक हैं, जैसे हम यहाँ पे देख सकते हैं समस्थानिक तथा संभारिक। क्वेश्चन ऐसे आता है कि समस्थानिक तथा संभारिक किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताएं। तो एग्जाम्पल भी आपको पता होना चाहिए। तो एग्जाम्पल अगर आपको पता रहेगा तो आसानी से इसका आंसर दे सकते हैं। तो हम क्या देखने जा रहे हैं, अगला जो टॉपिक देखने जा रहे हैं उसका नाम क्या है, उसका नाम है समस्थानिक एवं संभारिक। संभारिक इंग्लिश में अगर हम देखें तो इसको हम कहते हैं आइसोटोप्स एंड आइसोबार्स। ये इसका इंग्लिश है। तो मैंने दोनों लिख दिया है आपको समझने के लिए। बहुत ही सिंपल सी बात है। अगर हम सबसे पहले क्या देखने जा रहे हैं, समस्थानिक को। समस्थानिक समस्थानिक में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको ये 2 पॉइंट पता है तो समस्थानिक का डेफिनेशन आपको याद करने की आवश्यकता नहीं है।
पहली खास बात क्या होनी चाहिए समस्थानिक में, जो पहला पॉइंट इससे संबंधित है कि हमेशा आपको क्या देखने को मिलेगा कि समस्थानिक की जब हम बात करते हैं तो आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि एक ही एलिमेंट होगा, एक ही तत्व के, खास बात होगा कि एक ही तत्व के परमाणु की बात होगी, एलिमेंट अलग नहीं होगा, एक ही तत्व होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एक ही तत्व के परमाणु होंगे, एक ही तत्व के परमाणु होंगे। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात यहां पर है, दूसरा जो इंपॉर्टेंट बात है कि एक ही तत्व के परमाणु होंगे जिनका क्या होगा भाई, जिनका परमाणु क्रमांक, जिनका परमाणु क्रमांक ये कैसा होगा, जिनका परमाणु क्रमांक समान होगा, ऐसा। लेकिन क्या, एक लेकिन लगने वाला है, लेकिन क्या चीज, परमाणु भार ये क्या होगा, भिन्न भिन्न होगा, परमाणु भार भिन्न भिन्न होगा, मतलब अलग अलग, भिन्न भिन्न होगा। वे एक दूसरे के क्या कहलाएंगे, वो एक दूसरे के समस्थानिक कहलाएंगे। तो पूरा का पूरा जो डेफिनेशन है दो बातों पर निर्भर करेगा कि आपका जो परमाणु है वो एक ही तत्व का होना चाहिए, ऐसा, और उसका परमाणु क्रमांक जो होगा सेम होगा, लेकिन अलग क्या होगा इसका अलग होगा परमाणु भार। ये अब हम लोग के कोई भी एलिमेंट लिखते हैं तो कहां पर क्या चीज दिखाते हैं ये ना समझिएगा। मान लीजिए x है ऐसा, तो हमेशा यहां पर जो नंबर लिखा जाएगा इस जगह पे, यहां पर जो नंबर लिखा जाता है ये हमेशा होता है परमाणु क्रमांक। यहां पर हम लिखते हैं परमाणु क्रमांक को इस जगह पे, और यहां पर जो नंबर लिखा जाएगा ये किसको बताएगा, ये बताएगा परमाणु भार को। किसके परमाणु भार को, इस x के परमाणु भार को, जो भी एलिमेंट होगा। तो ये लिखने का तरीका है जिससे आप समझ सकते हैं कि अगर कोई एलिमेंट होगा तो यहां पर नीचे सब स्क्रिप्ट के फॉर्म में जो लिखा जाएगा उसे हम कहते हैं परमाणु क्रमांक, और जो सुपर स्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाएगा उसे हम कहते हैं परमाणु भार। तो ये समझने का एक तरीका है। अब अगर हम कहते हैं भाई समस्थानिक का एग्जाम्पल दीजिए, तो समस्थानिक का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है हाइड्रोजन परमाणु से। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, अब इसका हम देखने जा रहे हैं उदाहरण, एग्जाम्पल। अगर इसका एग्जाम्पल देखें तो हम क्या देखेंगे, हाइड्रोजन परमाणु, हाइड्रोजन परमाणु के 3 समस्थानिक होते हैं। 3 समस्थानिक इसके होते हैं ऐसा। तो कौन कौन से समस्थानिक हैं भाई, क्या क्या नाम है, तो जो पहला है उसको हम कहते हैं प्रोटियम। कैसे सिंबल है, कैसे दिखाते हैं, तो हम दिखाते 1H1 से, ऐसे दिखाते हैं। जो दूसरा इसका समस्थानिक है इसे हम कहते हैं ड्यूटेरियम। दिखाते कैसे हैं, तो देखिए 1H2 इस तरीके से प्रदर्शित करते हैं। तो एक हो गया प्रोटियम, दूसरा होगा ड्यूटेरियम, और तीसरा है इसका ट्राइटियम। कैसे प्रदर्शित करते हैं, तो इसको प्रदर्शित करने के लिए 1H3 को इस्तेमाल करते हैं। तो ये देखिए, ये सभी के सभी हाइड्रोजन परमाणु के ही क्या हैं, समस्थानिक हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। क्या खास बात है, तो देखिए यहां पर आप देखिए इन सभी के परमाणु क्रमांक देखिए कितना है, 1 है, एक ही है। तो ये डेफिनेशन में क्या था कि भाई परमाणु क्रमांक क्या होना चाहिए, एक होना चाहिए, समान होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो वहां पर देखिए परमाणु क्रमांक 1 है, लेकिन परमाणु भार अलग अलग होना चाहिए। तो परमाणु भार देखिए यहां पर 1 है, यहां पर देखिए 2 है, और यहां पर देखिए 3 है।
तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि हाइड्रोजन परमाणु के ये तीनों जो हैं आपस में समस्थानिक हैं। इनके नाम भी इंपॉर्टेंट हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम। तो ये नाम के साथ आपको इसको ध्यान में रखना चाहिए। इसी तरीके से समस्थानिक की बात हो गई है। अगली बात हम करते हैं किसकी, संभारिक की। संभारिक जरा देखते हैं कि संभारिक क्या चीज है। तो अगर हम संभारिक को देखना चाहते हैं, यहां से मैं हटा रहा हूं इसे, अगर हम संभारिक की बात करें कि संभारिक में क्या क्या बातें हो सकती हैं। संभारिक देखिए नाम से क्लियर है, इसके भार क्या है, समान है। और यहां पर परमाणु में भार किसको कहते हैं, परमाणु भार को। तो यहां पर देखिए भार समान होगा, इसको हम कहते हैं आइसोबार। आइसोबार्स ऐसा ये। तो अब देखिए यहां पर पहली खास बात क्या है, जो पहला पॉइंट याद रखना है कि इसमें क्या होगा, अब इसमें अलग अलग परमाणु होंगे, एक परमाणु नहीं हो सकता है। यानी क्या होंगे, ऐसे परमाणु ये परमाणु क्या होंगे भाई, अलग अलग होंगे, एक का नहीं होगा। ऐसे परमाणु जिनके क्या चीज समान होनी चाहिए भाई, जिनकी द्रव्यमान संख्या या द्रव्यमान भार या परमाणु भार, द्रव्यमान संख्या या परमाणु भार क्या होगा, समान होगा। तो क्या अलग हुआ यहां पे, लेकिन एक बड़ा सा लेकिन लिखा जाएगा जो इंपॉर्टेंट है। लेकिन क्या चीज डिफरेंट होने वाला है, यहां पे डिफरेंट क्या होने वाला है, परमाणु क्रमांक। लेकिन परमाणु क्रमांक क्या होगा भाई, भिन्न भिन्न होगा या अलग अलग होगा। तो परमाणु क्रमांक अलग हो गया तो जाहिर सी बात है कि वो तत्व भी आपका अलग अलग हुआ, भिन्न भिन्न होगा। ऐसा अगर ऐसा कहीं देखने को मिल रहा है तो जो भी आपका एलिमेंट होगा, जो भी तत्व होगा, वो एक दूसरे के संभारिक के नाम से जाने जाएंगे। अब एग्जाम्पल भाई, एग्जाम्पल कैसा हो सकता है, तो एग्जाम्पल बहुत ही आसान है। एग्जाम्पल हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास है, देखिए आर्गन है और पोटेशियम है और कैल्शियम है। ये तीनों ऐसे हैं, तीनों एक दूसरे के क्या है, संभारिक हैं। कैसे, तो देखिए आर्गन के लिए हम परमाणु क्रमांक लिख रहे हैं 18, पोटेशियम के लिए देखिए लिख रहे हैं 19 और कैल्शियम के लिए हम लिख रहे हैं 20। देखिए क्या है भाई, इनके परमाणु क्रमांक अलग अलग हैं, ये कंडीशन हो गई है। अगली कंडीशन क्या होनी चाहिए, पर द्रव्यमान संख्या एक बराबर होनी चाहिए। तो द्रव्यमान संख्या एक बराबर का मतलब यहां पर है आर्गन का भी 40 होता है द्रव्यमान संख्या, पोटेशियम का भी 40 होता है और कैल्शियम का भी 40 होता है। तो अगर आप इन तीनों को ध्यान से देखेंगे तो इन तीनों में भी क्या पाया जा रहा है, इन तीनों की द्रव्यमान संख्याएं देखिए एक जैसी हैं, सभी की 40 है। लेकिन हाँ, परमाणु क्रमांक क्या है, परमाणु क्रमांक देखिए अलग अलग है। इस कारण हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या हैं, समभारिक कहलाएंगे। तो डेफिनेशन भी देना है और साथ ही साथ क्या करना है, साथ ही साथ इस तरह से उदाहरण को भी ध्यान में रखना है, इस तरह से एग्जाम्पल को भी मन में याद करके आपको रखना होगा। तो दोनों एग्जाम्पल्स को याद रखिएगा कि समस्थानिक पूछेगा तो आप यहां से प्रोटियम, ड्यूटेरियम एंड ट्राइटियम का एग्जाम्पल देंगे, और अगर संभारिक पूछता है तो आप किसी दो को भी याद कर सकते हैं। दो कहने का सेंस है कि यहां पर आप याद कर सकते हैं पोटेशियम और कैल्शियम का नाम, ऐसा भी याद कर सकते हैं, या आर्गन और किसको कर सकते हैं, पोटेशियम का नाम भी याद कर सकते हैं। तो ये आपके ऊपर है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि ये छोटा सा टॉपिक था समस्थानिक तथा संभारिक। एक और क्वेश्चंस हम देख लेते हैं, ऐसा क्वेश्चन जिसमें थोड़ा सा कुछ हट करके है, कुछ अलग कुछ आपको देखने को मिलेगा, तो वो एग्जाम्पल के फॉर्म में हम देखने वाले हैं। उस क्वेश्चन के बाद जो है हम कुछ नया पढ़ेंगे। तो एक क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कुछ आपको अलग से ट्रिक करना पड़ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं जो थोड़ा सा हट करके होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हमें जरूर करनी चाहिए जो एग्जामिनेशंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, तो हम लोग क्वेश्चन देखने जा रहे थे कि इसमें क्वेश्चन देख लिया जाए। तो क्वेश्चन हमें यहाँ पे लिखा हुआ है, आप क्वेश्चन देख सकते हैं
कि क्वेश्चन है हमारा कि 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम द्रव्यमान एवं 5.01 10 टू पावर 27 जूल गतिज ऊर्जा वाले गतिशील प्रोटॉन से संबंधित डी ब्रोगली के तरंग दैर्घ्य की गणना करें। ये क्वेश्चन हमें करना है। क्वेश्चन में हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या चीजें दी गई हैं और क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो हम एक एक करके यहाँ पे नोट करेंगे कि किन किन चीजों की हमें यहाँ पर इस क्वेश्चन में दिया गया है। तो हम लगाना शुरू करते हैं। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए करने जा रहे हैं हम लोग इसको करने कैसे करेंगे। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, तो सबसे पहले दिया हुआ है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का द्रव्यमान दिया हुआ है। किससे दिखती है भाई द्रव्यमान को, तो द्रव्यमान को हम प्रदर्शित करते हैं m से। तो ये क्या दिया हुआ है, ये कह रहा है 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 ग्राम। ऐसा हमें ग्राम में नहीं रखना है, हमें क्या करना होता है, इसे किलोग्राम में चेंज करना पड़ेगा। सब कुछ आपको एमकेएस पद्धति में रखना है। तो हम क्या करेंगे, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे। किलोग्राम को ग्राम में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। और जो 1000 ऊपर आएगा तो 10 टू पावर माइनस 3 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 24 माइनस 3 किलोग्राम। ऐड कर लीजिए तो ये हो जाएगा 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस, ये हो जाएगा 27 किलोग्राम। ये ऐसा हो जाएगा, ऐसे कन्वर्जन हो जाएगा। फिर क्या दिया है, फिर दे रहा है कि प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा दिया है। अगला चीज देखिए क्या दिया है, अगला दे रहा है प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा, ये दे रहा है। और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा को अगर हम ई से लिखते हैं तो ये कितना दे रहा है, ये कह रहा है 5.01 इंटू 10 टू पावर 27 जूल, ये दिया हुआ है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है, हमसे कह रहा है कि प्रोटॉन का वेवलेंथ, प्रोटॉन का वेवलेंथ कितना होगा, लैम्डा कितना होगा, ये क्वेश्चन मार्क है। लैम्डा हमसे पूछा जा रहा है कि लैम्डा की वैल्यू आप यहां पर बताइए कि लैम्डा का वैल्यू क्या होगा। अच्छा हमारे पास फार्मूला क्या है, तो जैसा हम देखते हैं फार्मूला हमारे पास क्या है, डी ब्रोगली समीकरण। या देखिएगा डी ब्रोगली समीकरण, देखिए हम यहां लिख रहे हैं, देखिए यहां पे डी, अभी क्वेश्चन कर नहीं रहे हैं, एक हम देख रहे हैं कि डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार, डी ब्रोगली समीकरण के अनुसार, क्या डी ब्रोगली समीकरण है, ये बता रहा है लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। ये फार्मूला है, ये फार्मूला होता है लैम्डा निकालने के लिए। देखिए क्या क्या चीजें, क्या क्या क्वांटिटीज यहां पे दी गई हैं, हमको लैम्डा ही पूछ रहा है। देखिए लैम्डा पूछ रहा है, देखिए लैम्डा क्वेश्चन मार्क है, एच कांस्टेंट होता है 6.67 10 टू पावर माइनस 24, एम का मान दिया है, एम का मान कहां दिया है, देखिए एम का मान दिया हुआ है, वी नहीं दिया है, क्या ये वी नहीं दिया है, वी वेलोसिटी है, कहीं दिया हुआ है, वेग नहीं दिया है। लेकिन हाँ क्या दिया है, गतिज ऊर्जा दिया है प्रोटॉन का। तो गतिज ऊर्जा से हम क्या कर सकते हैं, इस v के मान को निकाल सकते हैं। कैसे, तो हमारे पास एक फार्मूला है कि गतिज ऊर्जा अगर हम इसे E से लिखें तो ये बराबर होता है हाफ mv स्क्वायर के। अगर ये फार्मूला हमारे पास है तो देखिए हमको निकालना क्या, v का मान निकालना है। m का मान देखिए दिया हुआ है, m का मान यही होगा, तो आसानी से निकाल सकते हैं। कैसे निकाल सकते हैं, तो देखिए फार्मूला है E इज इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये हो जाएगा 2 इंटू E इज इक्वल टू mv स्क्वायर, या v स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू E अपॉन m। देखिए ऐसा हो जाएगा, ये हो गया।
अब क्या करिए, सबका मान रख दीजिए, सबका मान रखिए 2 इंटू ई का मान कहाँ गया, ई का मान यहाँ लिखे है, ई का मान है 5.01 10 टू पावर 27 है। ये m का मान यहां पे देखिए, m का मान क्या है 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस कितना है 27 है, 27 ऐसा। ये हो गया, देखिए सब कुछ सही है ना, सारी चीजें आपकी सही है। तो ये आपको वैल्यू यहां पे आपने रख दिया है। अब क्या करना है, अब आपको v का मान यहां से निकाल लेना है कि v कितना आ रहा है। हम बैच को लिख दे रहे हैं, यहाँ पे हमें कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा, हम सीधा सीधा यहाँ पे v का मान रख दे रहे हैं कि v हमारा कितना यहाँ पे आएगा। तो v का मान कितना आ रहा है, तो v का मान आ रहा है यहाँ पे 2.454 और ये क्या होगा मीटर पर सेकेंड। ये वैल्यू v की आ रही है, v स्क्वायर का मान नहीं है बल्कि ये वैल्यू किसकी है, v का ये मान है यहाँ पर। तो हम यहाँ पर इस v के मान को देखेंगे, तो ऐसा मान आप यहाँ पे रख सकते हैं। अब क्या हो दे रहा है, अब अगर यहां से आपका v का मान निकल जाएगा, यहां से ये अगर आपका v का मान निकल जाएगा तो आप यहां पे क्या कर सकते हैं, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v, इसमें आप क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को पुट कर सकते हैं। इस वैल्यू को वहां पे रखिएगा तो क्या निकल जाएगा आपका, लैम्डा का मान आसानी से निकल सकता है। कैसे निकल सकता है ये हम देखने वाले हैं। यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा और आगे कर दे रहे हैं आपको कैलकुलेशन, जिससे आपके लिए आसानी हो जाएगा कैलकुलेशन करने में। तो यहां पर देखिए क्या करना होगा आपको, लैम्डा इज इक्वल टू h अपॉन m इंटू v। ये कांस्टेंट है जिसे आप प्लांक कांस्टेंट के नाम से जानते हैं। तो h का मान रख दीजिए, ये वैल्यू 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, इसका यूनिट है। m का मान कितना दिया हुआ है, m का मान दिया है 1.66 इंटू 10 टू पावर माइनस 27, ये m का मान दिया है। v का मान कितना निकला है, v का मान निकला है 2.454। कहां पर देखिए यहाँ पे ये v का मान है ऐसा। अब इसको आप सॉल्व कर लेंगे, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, सॉल्व करने पे ये हो जा रहा है, पूरी वैल्यू जो हो रही है 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 34 प्लस 27 हो जाएगा ऐसा, और ये हो जाएगा 1.66 इंटू 2.454 ऐसा कर लीजिएगा। और फिर क्या करिएगा, फिर जो है मुझे यहाँ पे लग रहा है यहाँ पे कुछ क्या वैल्यूज कुछ गड़बड़ नहीं है क्या, हमको लग रहा है ये क्या माइनस में है क्या वैल्यू, ये चेक कर लीजिएगा, क्योंकि तब ये माइनस एंड प्लस जो होगा आपका कैंसिल होगा, तब जाकर के ये वैल्यू आनी चाहिए। तो इसे बार चेक कर लीजिएगा लगा करके क्वेश्चन, तो हमको लग रहा है ये माइनस में आएगा, लेकिन ऊपर जाकर के प्लस में हो जाएगा, तब 27 कैंसिल हो जाएगा ऐसा। तो वैल्यू कुछ ऐसा होना चाहिए था, मैंने यहाँ पे सही किया है, हो सकता है कि बुक में मिसप्रिंट हो, तो ऐसा हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लीजिएगा, तो 6.67 इंटू 10 टू पावर, अब ये वैल्यू हो जाएगी माइनस 34 है, 27 है, 3 and 4 7, 10 टू पावर माइनस 7 अपॉन 1.66 इंटू 2.454 ऐसा हो जाएगा वैल्यू। और ऐसे को सॉल्व करने के बाद हमारा जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 16.265 इंटू 10 टू पावर माइनस 8, और लैम्डा निकालना है तो ये क्या है मीटर, ये लैम्डा की वैल्यू आ रही है। तो ये लैम्डा का मान यहां से आप देख सकते हैं। तो ये लैम्डा की वैल्यू, इसको यहां से कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो लैम्डा का मान कुछ ऐसा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन चूंकि इसमें डायरेक्ट जो है सारी वैल्यूज नहीं दी गई हैं, तो ये लगाने के लिए ठीक क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले गतिज ऊर्जा देखनी पड़ रही है, और गतिज ऊर्जा से आपको v का मान यहाँ पे निकालना पड़ रहा है, और v का मान निकालने के बाद जो है आपको यहाँ पर इस लैम्डा को जो है कैलकुलेट करना होगा। तो एक क्वेश्चन जो है इस तरीके का भी हमारे पास मिल सकता है। एक क्वेश्चन ये हो गया है। एक क्वेश्चन हमारे पास क्वांटम नंबर का भी है,
कि क्वांटम नंबर से भी क्या करता है, सीधा सीधा कभी क्वेश्चन नहीं पूछता है। तो जैसे उसको भी देख लेते हैं कि आपको कहीं डाउट आए इस लेसन में, कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे आसानी से कर सकें। और अपने दोस्तों को भी बताएं कि हमारी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। हम आपको पॉइंट टू पॉइंट हर एक चीज बता रहे हैं। जो जो चीजें एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, हमारा फोकस उस पर है। आप अच्छे नंबर से पास हो, आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिले, अच्छी नॉलेज मिले, ये हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको प्रयास अच्छा लगेगा तो लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों को भी बताना ना भूलें। क्वेश्चन कैसे दे रहे हैं? क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन हमारा क्वांटम नंबर पर संबंधित है, क्वांटम संख्या पर। ये हम लोगों ने पहली क्लास या दूसरी क्लास दोनों में देखा हुआ है, क्वांटम संख्या। क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं? क्वेश्चन पूछने का एक और तरीका जो कॉमन हो चुका है, ये कहते हैं अब क्वेश्चन कहते हैं एल्यूमिनियम, कहते हैं एल्यूमिनियम के 10वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान बताएं। अब देखिए, आप क्वेश्चन में आपको खुद से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना होगा, तब जाकर के आप इसको बता पाएंगे। और आपको काउंटिंग भी आनी चाहिए कि 10वां इलेक्ट्रॉन कौन सा है। तो ये पैटर्न थोड़ा सा अब अलग है और इस पैटर्न को भी करना हमें आना चाहिए। अब एल्यूमिनियम की बात कर रहे हैं तो देखिए, एल्यूमिनियम है Al, एटॉमिक नंबर सभी को पता है 13 है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम सभी लिखना जान रहे हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 and 1s2 2s2 2p6 3s2 and 3p1। ऐसा इस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिख सकते हैं। अब देखिए, यहां पर टोटल इलेक्ट्रॉन की संख्या 13 है। कह क्या रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है 10th नंबर का इलेक्ट्रॉन। काउंटिंग ऐसे होती है 2 2 4 और 6 10, यानी 10वां इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा, यहां पर है ये। अब इस 10वें इलेक्ट्रॉन को पहचानेंगे कैसे? तो इसके फिलिंग करने के पैटर्न से पहचानेंगे हम। देखिए कैसे पहचानेंगे, तो पहचानने का तरीका क्या है, ये 4 2 2 4 हो चुका है, तो ये 5वां हमेशा यहां पर आएगा, 6वां यहां पर आएगा, 7वां यहां पर, क्योंकि यही हुंस रूल है। हुंस रूल क्या कह रहा है कि जब तक हर एक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएगा तब तक पेयरिंग स्टार्ट नहीं करनी है। यानी जहां तक संभव है हमें आपको सभी ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन करना है। तो देखिए 4, 5वां इलेक्ट्रॉन ये, 6ठा ये, 7वां ये है। 8वीं की अगर बात करेंगे तो ये है, 9वां ये है और 10वां कौन है, ये। तो बात किसकी हो रही है? देखिए बात किसकी हो रही है, इस इलेक्ट्रॉन की। इसी इलेक्ट्रॉन के लिए चारों क्वांटम संख्या बताना है। तो कैसे बताएंगे? तो देखिए ये है, तो अगर हम 10वें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो देखिए उस साइड कर दे रहे हैं, यहां पे कर दे रहे हैं कि 10वें इलेक्ट्रॉन के चारों क्वांटम संख्या का मान, क्वांटम संख्या का मान ऐसा। तो देखिए वैसे 2 ब्लॉक कर दे रहे हैं आपके लिए, जिससे आपको आसानी रहेगा। यहां पर हम लिख दे रहे हैं क्वांटम संख्या, यहां पे लिख दे रहे हैं क्वांटम संख्या, और यहां पे लिख दे रहे हैं मान या वैल्यू ऐसा। ठीक, पहला क्वांटम संख्या जिसे n से प्रदर्शित करते हैं, तो n का मान देखिए क्या होगा। तो ये n का मान कैसे निकालते हैं, तो मैंने बार बार कहा है कि जो नंबर लिखे हैं सब n है, ये n होता है। यहां पर देखिए n का मान 2 आएगा, तो n का मान क्या रखिए, 2 रखिए। देखिए यहां पे 2p6 है, देखिए 2p6 ऐसा लिखा है, तो ये हमेशा n को रिप्रेजेंट करता है।
n का मतलब मुख्य क्वांटम संख्या। अब अगला है आपका डिंगशी या एजीमुथल। एजीमुथल के लिए आप इसका इस्तेमाल करिए, सिंबल यहां पे होते हैं SPDF। अगर P है तो P के लिए देखिए यहां पर अगर S होता तो उसके लिए L का मान 0, P है तो 1 होता है, D है तो 2 होता है, और अगर F है तो 3 होता है। इसे कहीं फिर से लिख लें, मैं कई बार आपको बता चुका हूं ये बातें। अगर P है तो इसके लिए 1 आना चाहिए, यानी L का मान कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। लेकिन n का मान जो है ये जो है किस पे डिपेंड है, L पर। कैसे भाई, तो भाई देखिए प्लस L से माइनस L, प्लस 1 से माइनस 1, प्लस L से माइनस L का मतलब यही है, अगर L बराबर 1 है तो प्लस L का मतलब प्लस 1 और माइनस L का मतलब माइनस 1। लेकिन हाँ 0 भी लेना है तो 0 भी लिया जाएगा ऐसा। तो अब देखिए आपका किस ऑर्बिटल में है, तो देखिए -1 वाले में है 10 मान, तो यानी m का मान जो होगा केवल एक मान रखिएगा -1, ये सबको लिख दिया भाई। देखिए जिस इलेक्ट्रॉन के लिए पूछेगा उसी का रखिएगा वैल्यू, ये नहीं आपने +1 भी लिख दिया, 0 भी -1, अब खोजिए आप कि कौन सा है, बिल्कुल ऐसा नहीं होना है। अगर एक वैल्यू पूछ रहा है तो केवल एक मान ही वहां लिखा जाएगा। और m क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब बात हम करते हैं s की। ऐसा स्पिन क्वांटम संख्या, स्पिन बताता है, चक्रण की दिशा बताता है। ऊपर हमने बोला कि +½ होता है, नीचे -½ ऊपर की वैल्यू +½ होती है, अगर क्लॉकवाइज है और एंटी क्लॉक है तो -½ देखिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉक, देखिए कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है, इसका मतलब है -½ इस तरीके से आप वैल्यू को निकाल सकते हैं, इस तरीके से आप दिखा सकते हैं कि किस किस क्वांटम संख्या जो है उनका मान क्या क्या होगा। तो 2 है, 1 है, -1 है एंड -½ है। तो ये हम लोगों ने जो पहला आपका चैप्टर है उसे कंप्लीट किया है, और पूरे 10 लेक्चर हैं। आप इन 10 लेक्चर को आप रिवाइज करके भी देख सकते हैं और अपने मित्रों को भी बता सकते हैं। सारी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ईडी की क्लास भी चल रही है, तो आप इन क्लासों को देख करके आप पढ़ सकते हैं और आप इससे जो है अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हैं। अपने दोस्तों को बताएं और इसका फायदा उठाएं। और अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत है तो कमेंट सेक्शन में जाकर के आप उसे जो है लिख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियोस में हम देखेंगे रासायनिक बंध, जो लेसन नंबर 2 होगा। तो अगली बार जब हम मिलेंगे तो रासायनिक बंध के साथ आएंगे। देन ओके, थैंक यू।